नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेंजो एजुकेशन। आप सभी का पेंजो एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 2020 सीरीज का 5वां एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी, जेईएन और अदर स्टेट के एएन, जेईएन जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन सीरीज एसएससी, जेईएन, आरआरबी, जेईएन एंड अदर स्टेट एएन, जेईएन एग्ज़ाम और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कृपया इस सीरीज़ का सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली ये क्वेश्चन सीरीज़ मिलती रहे। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे, जितने क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होंगे, हम जितने क्वेश्चनों को देखेंगे, जितना कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे उतना ही आसान होता है हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो अगर आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूस देखें। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए साबित हो सकता है। तो ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। इसका नाम है 2020 क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर इन जूल 5 हेनरी इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। हमें क्या निकालनी है? एनर्जी की किस में निकालनी है? जूल में निकालनी है। किस में निकालनी है हमें? एनर्जी किस में निकालनी है हमें? जूल में निकालनी है। एनर्जी को किस में निकालना है हमें? जूल में निकालना है। एक इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टर जिसकी वैल्यू क्या है? 5 हेनरी। हम जानते हैं इंडक्टर की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और एक करंट दे रखा है, करंट सोर्स दे रखा है, करंट जिसकी वैल्यू क्या है? 6 एम्पियर। कितनी है? 6 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। हमारे हमसे क्या पूछा? एनर्जी। तो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है करंट एंड इंडक्टर में? इंडक्टर में एनर्जी का रिलेशन होता है 1/2 मल्टीप्लाई एल आई स्क्वायर। एल यहाँ इंडक्टेंस है, आई करंट है। तो एनर्जी ये किस में आ जाएगी? आपके पास जूल में आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में रख के हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी बराबर 1/2 एल कितनी हमारे पास? 5, करंट कितना है? 6 का होल स्क्वायर। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 5 मल्टीप्लाई 36। 2 से 36 18 पंजे 90 जूल। तो एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास? 90 जूल। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए 94, बी 90, सी 60, डी 40। तो बी ऑप्शन कितना है? 90। यूनिट क्या है इसकी? जूल। किस में निकालनी है हमें? जूल में निकालनी है। किस में? जूल में। तो ये कितनी आ गई? 90 जूल। बी आंसर आपका, बिफोर बॉम्बे आपका आंसर सही हो गया। ठीक है। अगर एनर्जी का रिलेशन एक और होता है कैपेसिटेंस के साथ, वो क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है? CV। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस होता और वोल्टेज होता तो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। पर हमारे यहाँ पे क्या पूछा है? इंडक्टर से, तो इसका रिलेशन होता है एनर्जी बराबर 1/2 LI स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 LI स्क्वायर। एनर्जी की यूनिट जूल में। ठीक है। तो L बराबर 5 हेनरी, I इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 6 एम्पियर। तो एनर्जी 1/2 5 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर। तो ये आ जाता है 90 जूल। 90 जूल आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है।
यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि सत्य है। चलो देखते हैं। द करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फ्लो होता है। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें सब कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम जानते हैं करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, करंट हमेशा फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। किससे? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कोई सर्किट कैसा होना चाहिए? एक क्लोज परपथ होना चाहिए। करंट हमेशा क्लोज लूप में फैलता है, क्लोज लूप होना चाहिए। इस क्लोज लूप में करंट का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। करंट हमेशा फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर फ्लो होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के हमेशा अपोजिट होता है, क्योंकि करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि होल हमेशा करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमेशा करंट किसकी डायरेक्शन में फ्लो होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट की। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो इसका आंसर बी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट? विच ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अपोज करती है? किस चीज़ का अपोज करती है? द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, यानी करंट का फ्लो हो रहा है किसी भी, तो उसका अपोज कौन करता है? उसका अपोज हमेशा कौन करता है? रेजिस्टेंस उसका अपोज करता है। करंट के फ्लो का अपोज कौन करता है? किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का जो अपोज करता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, परमानेंस। तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस इसका आंसर होता है। कंडक्टेंस तो करंट के फ्लो का सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, परमानेंस एंड रिलक्टेंस ये मैग्नेटिक उसमें सर्किट में काम आते हैं। रिलक्टेंस क्या होता है? ये होता है कि मैग्नेटिक लाइन है उनको स्टेबलाइज होने से रोकता है रिलक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक में रिलक्टेंस होता है, जो मैग्नेटिक लाइन को स्टेबलाइज होने से रोकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। विच प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट? कौन है? रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर बॉम्बे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एन रेजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग वैल्यू आर। एन रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू क्या है, आर है, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक्स है। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन दीज एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या पूछा है, अगर इन रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलो आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर एन रेजिस्टेंस हैं, किस में कनेक्टेड हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये एन रेजिस्टेंस है, ये आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें। ये आर जिसकी वैल्यू क्या क्या आर है, ये टोटल पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम इसका आर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r 1/r कितने टाइम है, ये n टाइम्स। कितने टाइम है, n टाइम्स। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n/r। तो हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, r/n। ये वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल इक्विवेलेंट कितना दे रखा है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है x। क्या दे रखा है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास पैरेलल में कितना आ गया, r/n इक्वल टू दे रखा है x। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाती है, nx। अब क्या पूछा इसने, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन दीज एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम इनको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये एन रेजिस्टेंस हैं, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसका क्या निकालना है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, आर प्लस आर प्लस आर कितने हैं, n टाइम्स। तो इसको हम आराम से क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर NR। क्या लिख सकते हैं, NR। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, NX। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा, n इंटू NR। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर n² इंटू आर। तो क्या आ गया हमारे पास, n² इंटू आर। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या हो जाएगा, NX RNX x/n n²x। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, n²x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर n रेजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड एंड पैरेलल हैविंग वैल्यू r विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ x। What will be the total resistance when these n resistance are connected in series? R n रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो हमने यहाँ से r इक्विवेलेंट निकाला है, r/n बराबर x। तो r की वैल्यू यहाँ से nx आ गई।
अब इसने कहा है अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जो भी आर रेजिस्टेंस हैं, आर एन रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू आर है, तो उसको एन आर लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि सीरीज में क्या होता है एन इंटू आर, जितने भी टोटल रेजिस्टेंस है उनका गुणा हो जाता है। यहाँ से आर की वैल्यू हमें पता है एन आर होती है, एन आर यहाँ से निकाल, एन एक्स क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या है एन एक्स। आर की वैल्यू क्या है एन एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर की एन एक्स, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स। तो आंसर डी हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक करने का फ़ायदा है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने आर लिख दिया था, एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स यहाँ पुट करते ही एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर एक्स इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स, आंसर डी, और डेली आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर डी एन स्क्वायर एक्स आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू को हम एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम। हेनरी किसकी है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है। कूलाम किसकी होती है, चार्ज की। टेस्ला, वेबर, टेस्ला किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर होती है फ्लक्स की, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स वी की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम। हेनरी इंडक्टेंस की, कूलाम इलेक्ट्रिकल चार्ज की, टेस्ला होती है वी मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर होती है फ्लक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, कूलाम की यूनिट क्या, कूलाम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की। इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस में करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट से। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स होती है। वाट किसकी होती है, वाट पावर की होती है। जूल एनर्जी की यूनिट होती है। वोल्ट वोल्टेज की होती है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की होती है। पर यहाँ पर क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हम जानते हैं आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। ये आइडियल करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जबकि आइडियल में क्या होता है, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। आइडियल में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स में आर इंटरनल कितना होता है, आर इंटरनल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आर इंटरनल की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, 0 1 नेगेटिव इनफाइनाइट। तो आर इंटरनल कितना हो जाता है हमारे पास, इनफाइनाइट। आर इंटरनल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसमें आर, ये प्रैक्टिकल है। आइडियल में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आर इंटरनल कितना होता है,
जीरो होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, जबकि आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, इंटरनल रेजिस्टेंस इन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। तो ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये हमसे आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट इज, द रिलेशनशिप बिटवीन पावर कंज्यूम्ड एंड करंट इज, यानी कि करंट और पावर में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं पावर और आवर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। यहाँ से हम V की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I आर, V की जगह टू आई, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर होता है। तो पावर I स्क्वायर इंटू आर, पावर इनवर्स मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो पावर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। तो ये क्या रिलेशन हो जाता है, एक नॉन लीनियर रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये एक नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो पावर एंड करंट में कौन सा रिलेशन है, ये नॉन लीनियर रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट इज, कौन सा, लीनियर, नॉन लीनियर, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, नॉन लीनियर। क्या आंसर हो जाएगा, नॉन लीनियर आंसर इसका हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट विल बी नॉन लीनियर, ठीक है, क्योंकि पावर क्या हो जाता है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक नॉन लीनियर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल, किरचॉफ का करंट लॉ किस चीज़ पे एप्लीकेबल होता है, किरचॉफ का करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, किरचॉफ का करंट लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है। तो किरचॉफ का करंट लॉ हम जानते हैं, ये कोई नोड है, नोड है, जंक्शन, इस पे हमेशा यहाँ पे किसका लगता है, किरचॉफ का करंट लॉ। तो उसको क्या बोलते हैं, एक जंक्शन बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो क्लोज लूप इन द नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जंक्शन इन ए नेटवर्क, किस पे लगता है, जंक्शन इज ए नेटवर्क। किरचॉफ का करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू जंक्शन इन ए नेटवर्क, हमेशा किस पे लगता है, किसी भी नेटवर्क के जंक्शन पे हमेशा किरचॉफ का करंट लॉ लगता है। लूप में कौन सा लगता है, केवीएल लगता है, लूप में केवीएल लगता है, यहाँ पे केसीएल लगता है, ठीक है। तो जंक्शन या नोड पे कौन सा लगता है, किरचॉफ करंट लॉ लगता है। जबकि इस लूप में कौन सा लॉ लगता है किरचॉफ का, इसमें लगता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर पूछा है किरचॉफ करंट लॉ, ये लगता है जंक्शन इन ए नेटवर्क, किस पे लगता है, जंक्शन इन ए नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ लॉ स्टेट दैट इन ए क्लोज लूप ऑफ द सर्किट, यानी कि क्लोज लूप में किरचॉफ का कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो पढ़ते हैं। दैट टोटल करंट algebraic sum is 0, the algebraic sum of the potential difference is 0, voltage across component is 0, none of these। तो कोई भी लूप है, एक लूप में
कोई लूप है उस लूप में क्या हुआ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। किसका, किरचॉफ लॉ क्लोज लूप में क्या होता है, जो भी एल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल डिफरेंस का वो सब क्या हो जाता है, क्या होता है, ये वी एस है, ये वी आर है, ये वी एल है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल माइनस वी एस प्लस वी आर प्लस वी एल इक्वल टू जीरो। तो इसको बोलते हैं के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर भी वर्क करता है। ठीक है, तो माइनस वी एस प्लस वी आर वी एल इक्वल टू जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली हम दे सकें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड टू द सर्किट। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ किस सर्किट पे अप्लाई होता है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ देखते हैं, लीनियर एलिमेंट पे होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट पे होता है, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव एलिमेंट इन पे भी होता है। तो किरचॉफ का KVL एंड KCL दोनों ही लॉ लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम इनवेरिएंट एज वेल एज टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उन सभी में क्या होता है, ये KVL और KCL अप्लाई होते हैं। हमेशा किस पे होते हैं, लीनियर पे भी होते हैं, नॉन लीनियर पे भी होते हैं, एक्टिव पे भी होते हैं, पैसिव पे भी होते हैं, टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी पे आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये हमेशा किस पे होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव एंड टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नोडल मेथड ऑफ द सर्किट इज बेस्ड ऑन। नोडल मेथड, नोडल मेथड कौन सा होता है, जो नोड पे लगता है, नोडल मेथड। तो ये किस पे होता है, नोडल मेथड में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ एंड ओम्स लॉ। KVL और ओम्स लॉ, KCL और ओम्स लॉ, KCL KVL, KCL KVL एंड ओम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, नोडल में क्या होता है, नोडल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ दोनों ही यहाँ पे यूज आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, KVL एंड ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे नोडल मेथड में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ एंड ओम्स लॉ यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ लॉ आर नॉट अप्लाइड टू द सर्किट। ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर, लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर रेजिस्टिव भी होते हैं, पैसिव एलिमेंट भी होते हैं, लम्प्ड पैरामीटर भी होते हैं, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर होते हैं उस पर किरचॉफ लॉ अभी कभी भी अप्लाई नहीं होते। कहाँ पे नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर पे किरचॉफ लॉ ना तो KVL अप्लाई होता ना ही KCL, KVL KCL नॉट अप्लाई। कहाँ पे नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर पर कभी भी अप्लाई नहीं होते। ये हमेशा लम्प्ड पैरामीटर पे अप्लाई होते हैं। KVL KCL जितने भी KVL KCL लॉ हैं हमेशा लम्प्ड पैरामीटर पर अप्लाई होते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट मीटिंग एट ए
मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट एक पॉइंट पे क्या होता है, क्या होता है, ये हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। यही तो होता है केसीएल। केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट इज जीरो। क्या होता है, इज जीरो। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। इनफाइनाइट, जीरो, वन, नेगेटिव, तो क्या होता है, बी, ऑप्शन बी जीरो आंसर हो जाएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट इज जीरो। क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा लॉ काम करता है। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे करता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको। ये किरचॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ये हमेशा लूप में लगता है, किसी भी सर्किट के इसके लगता है, लूप में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा वर्क करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस पर वर्क करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ। कोई भी क्लोज पाथ है हमारे पास, तो उसका जो वोल्टेज सम कितना होता है, हमेशा क्या होगा, जीरो होता है। तो यही तो होता है केवीएल। केवीएल क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। तो बी आंसर हो जाएगा इसका जीरो। केवीएल होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे कौन सा लॉ वर्क करता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ किस पे वर्क करता है, किरचॉफ करंट लॉ। द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। किरचॉफ करंट लॉ इस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे वर्क करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। किरचॉफ प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का कौन सा है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं एक बार और। तो किरचॉफ करंट लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और जो भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। ठीक है, वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हमने, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.5 लैगिंग इम्पल्स रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ। तो यहाँ पे पूछे हैं रिएक्टिव पावर डिमांड। यहाँ पे पावर फैक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 5 भी लिख सकते हैं। cos 5 ये क्या है, 0.5 लैगिंग दे रखा है हमें। तो रिएक्टिव पावर पर डिमांड पूछा है, तो हम जानते हैं पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, ट्राइंगल आपने पढ़ा हो, Q है, Q है, ये ऐसा है। P एक्टिव पावर, Q रिएक्टिव पावर होते हैं, S टोटल पावर। हम जानते हैं tan phi बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, Q अपॉन
लाल बट्टे कका। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारे पास क्यू, आधार कितना है पी। तो ये क्या होते हैं, क्यू की यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू आ जाती है 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से निकालो 10 18 आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा के वी, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है के वी ए आर, और एक्टिव पावर की होती है किलोवाट। ठीक है, तो 18 इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 0.33 के वी ए आर पर किलोवाट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है, तो आंसर सी आ जाएगा के वी आर पर किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने निकाल दिया है। ये कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी कॉस इनवर्स 95.95, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते ही मैं ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3 के वी आर। ठीक है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का कर्व क्या होता है, तो हम जानते हैं वी बराबर पी प्रोपोर्शनल आई होता है, वी बराबर होता है आई आर। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज एंड करंट में एक रिलेशन बताता है। इसको ये क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है। कैसा होता है, एक लीनियर रिलेशन होता है। वोल्टेज एंड करंट में कैसा रिलेशन होता है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर। कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमेशा तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये रिलेशन लीनियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए डीसी वोल्टेज वी, द voltage across is zero after some time, the other element is pure. वोल्टेज अक्रॉस जीरो, तो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, कह रहा है एक रेजिस्टेंस है, उससे हमें एक और अनोदर सर्किट है, कोई पता नहीं क्या है। अगर उसमें हम डीसी वैल्यू देते हैं तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा, तभी तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती। शॉर्ट होने के बाद ही तो वोल्टेज जीरो होगा। तो कौन सा शॉर्ट होता है, कैपेसिटेंस, बहुत एसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ही हम वोल्टेज डीसी वैल्यू देते हैं तो इंडक्टेंस क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इंडक्टेंस क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमें जानते हैं एक्स एल बराबर होता है 2πf_L होता है। यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। तो यहाँ पुट करेंगे तो एक्स एल बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स एल जीरो यानी कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही है। ए रेजिस्टेंस एंड अनोदर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज है भी, द वोल्टेज अक्रॉस इज जीरो आफ्टर सम टाइम, द अदर इज प्योर। क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टेंसिव सर्किट होगा, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, नए क्वेश्चन लगे हों, तब सभी क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, तो ये सीरीज़ हमेशा रहेगी कंटिन्यूस। तो जितना आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसका सीरीज़ का सपोर्ट करें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।